Hello students, welcome to Others Learning Academy. This is Neelam and you are watching today's video. Before starting our video, I want to tell you, if you have not subscribed to our channel yet, please do so as soon as possible. We will keep bringing all videos day by day of each chapter in the same way. So keep supporting because we get motivation by your support. सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है. सो कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस चैप्टर. ओके, यस, हियर इज आवर चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला का नाम आप सबने सुना होगा. ये साउथ अफ्रीका से थे. अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक लंबा सफ़र. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम समझेंगे. ये आप पिक में देख सकते हो, स्मार्ट नेल्सन मंडेला को. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर इज रिटन बाय नेल्सन रोलेहा मंडेला. As you can see here, name. Okay, let's move forward. And before you starting read your chapter, let's know about it. Apartheid. Apartheid. What is apartheid? What do you know about apartheid? Apartheid is a political system that separate people according to their race. मतलब जो अपार्थीड, ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं, हिंदी में अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है रंग भेद. ठीक है, इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. यानी कि इसमें क्या होता था, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम था, ये एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया कहें हम, या ऐसा राजनीतिक तंत्र कहें हम, जो क्या करता था, लोगों को सेपरेट करता था, अलग करता था जातीय आधार पर, उनके रेस के बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू देयर रेस. ओके, कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे कि जो नीचे 3 देश के नाम दिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किस देश में ये ज़्यादा प्रचलित थी? ये जो अपार्थीड वाली सिस्टम था, अपार्थीड वाला, ये कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित था? चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं इसको अभी और आपको क्लियर करते हुए बताऊंगी कि कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित था. Have you heard Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने क्या किया था, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग. अपना मतलब पूरी लाइफ, जितनी भी इनकी लाइफ थी, अपनी पूरी लाइफ टाइम इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट अपार्थीड, यानी कि रंगभेद के खिलाफ क्या किया था, इन्होंने फाइट किया था. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. मंडेला को 30 वर्ष यानी कि 30 years कहाँ बिताने पड़े? प्रिजन में, यानी कि जेल में. फाइनली, और अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड, लोकतांत्रिक चुनाव हुए in South Africa 1994 and Mandela became the first black president of new nation. और क्या हुआ 1994 में, जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन में क्या हुआ, जो मंडेला थे वहाँ के नए राष्ट्रपति बने, और सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, अश्वेत राष्ट्रपति बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने. ठीक है,
अदरवाइज वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनते थे वो ब्लैक पीपल्स नहीं बनते थे, ठीक है। तो वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे ऑफ न्यू नेशन, उस नए राष्ट्र के, ठीक है। वो जो न्यू नेशन था उस न्यू नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ओके, लास्ट मूव फॉरवर्ड। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speak about historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? In this extract from his autobiography, ये जो extract लिया गया है, एक सेकेंड, there is something technical issue. Wait for a second. Okay. हाँ, तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? February. In this extract, his autobiography, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया। ऑटोबायोग्राफी समझते हैं आप? बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस समझते हैं? ऑटोबायोग्राफी जैसे मैं अपने बारे में खुद लिखती हूँ, दैट्स ऑटोबायोग्राफी, और मेरे बारे में कोई, मेरे जीवन के बारे में कोई और लिखता है, वो बायोग्राफी, ठीक है। तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उन्होंने खुद लिखा था। एज वी रेड दैट राइटर वाज नेल्सन हेलो मंडेला, तो हमें पता है कि ये उन्होंने खुद लिखी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई है ये, ठीक है। थोड़ा सा उसका पार्ट है, ये पूरा तो नहीं है। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, एक मतलब हिस्टोरिकल ओकेज़न के बारे में बताया है कि जो क्या था, एक हिस्ट्रिक ओकेज़न था, ऐतिहासिक अवसर कह सकते हैं हमें, द इनॉग्रेशन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? आप गेस कर सकते हैं कि ये जो ओकेज़न था वो क्या था, क्या रहा होगा? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। आप गूगल भी करोगे तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। BBC न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994, ठीक है। तो चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम, तो आप अपने गैस को इस न्यूज़ आइटम से चेक करना, ठीक है। फिर आपको थोड़ा क्लियर होगा और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मंडेला के बारे में और पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला क्या बने? सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries। प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मतलब 3 शताब्दियाँ, 3 centuries, लगभग 3 शताब्दियाँ ऐसी बीत गई थी जिसमें सिर्फ वाइट रूल करते थे, यानी कि जो सफ़ेद, यानी कि जो श्वेत लोग थे वही शासन करते थे, ठीक है। और ऐसी 3 शताब्दियों के बाद नेल्सन मंडेला अब दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इसके पहले वाइट ही रूल करते थे, वो फर्स्ट थे जो 3 शताब्दियों के बाद, 3 centuries के बाद अब न्यू फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 of the 400 seat of the first democratic election of the South Africa's history। यानी कि क्या हुआ था इस हिस्ट्री में? मंडेला ने क्या किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी जो, यानी कि जिसको हम ANC देख रहे हैं यहाँ पर, इसने क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में सबसे पहले, मतलब ये जो डेमोक्रेटिकल इलेक्शंस हुए थे, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, इसमें उन्होंने 252 सीट्स पर क्या किया था? जीत हासिल की थी, विजय हासिल की थी, ठीक है। 252 सीट्स, कितने में से? 400 में से, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ओके, तो द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria, today attended by the politician
dignitaries from more than 140 centuries around the world. Around the world. ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझते हैं हम कि ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये कहाँ हुई? प्रिटोरिया की एक यूनियन बिल्डिंग में। ठीक है, वहाँ पर एक एम्पी थिएटर था। ठीक है, यानी एम्पी थिएटर एक ओपन सा प्लेस होता है। ठीक है, वहाँ पर इन प्रिटोरिया अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, बहुत सारे कौन आए थे? पॉलिटिशियन आए थे उसमें। ठीक है, और डिग्निटरीज यानी कि जो रिस्पेक्टफुल पर्सन कह लें हम, सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं वो। ठीक है, फ्रॉम देन मोर देन 140 सेंचुरीज, एक सॉरी कंट्रीज, आई एम सॉरी 140 कंट्रीज, जो 140 देशों से भी ज़्यादा जगह से आए थे। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 140 देशों से भी ज़्यादा जगह से लोग वहाँ पर आए थे, जो वहाँ पर उस दिन उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते इनॉग्रेशन सेरेमनी के में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। मतलब उन्होंने क्या कहा नेल्सन मंडेला में ने कि नेवर नेवर अगेन, कभी भी नहीं, कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। विल दिस ब्यूटीफुल नहीं हुआ, नहीं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ अ वन बाय अनदर। वो कहते हैं कि कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड ने, मतलब एक के द्वारा दूसरे के मतलब वो कहते हैं कि जो ये लैंड है, जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, इस पर कभी भी एक के द्वारा मतलब दूसरे का, वन बाय अनदर, एक से दूसरे का कभी भी उत्पीड़न नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, कोई किसी का हनन नहीं करेगा। ठीक है, उनका सेंस ये था। और कहा उन्होंने क्या कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का कभी भी क्या नहीं होगा, मतलब इस तरीके से उत्पीड़न नहीं होगा, एक तरीके से हम कहें तो। आगे बढ़ेंगे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक, वाइट एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। क्या था अब नई, एक और नई चीज़ क्या थी वहाँ पर? प्रिटोरिया की जो गलियाँ थी, स्ट्रीट्स थी, जो ये फंक्शन हुआ, जो ये समारोह हुआ, इसके बाद श्वेत अश्वेत यानी कि वाइट, ब्लैक और सभी जितने भी थे वहाँ पे कलरेट्स, ठीक है, सब लोग क्या कर रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। ठीक है, more than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। और कम से कम 100,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन थे, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, वो सब अलग, ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों के। ठीक है, फिर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ डिफ्रेंशिएट थे या फिर कुछ अपार्ट थे, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सब एक साथ क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, गा रहे थे और खुशी मना रहे थे। ठीक है, ओके। ये एक्टिविटी है, इसे हम इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग। 10th में थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ मैं इसको, जिससे कि आप अच्छे से देख सकें, जिससे कि आप अच्छे से देख सकें। एक सेकेंड जी। 10th में यानी कि कब की बात है? ये 10 मई की बात है। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, डॉन का मतलब होता है सुबह, तो वो जो सुबह थी बहुत ब्राइट, बहुत चमकदार थी, क्लियर थी, साफ थी। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration।
क्या हो रहा था, क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि पिछले कुछ दिनों से मैं विश्व के नेता और सम्मानित व्यक्ति, यानी कि जो विश्व के नेता थे और जो वहाँ के सम्मानित व्यक्ति थे, उनसे जो उद्घाटन समारोह में मतलब उसे सम्मान देने आ रहे थे, उनसे घिरा हुआ था। वो क्या कह रहे हैं, बिसीज्ड बाई डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के नेता और जो सम्मानित व्यक्ति थे उनसे वो घिरे हुए थे। हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन, जो उन्हें इनाग्रेशन से पहले वो देने आ रहे थे, सम्मान देने आ रहे थे, ठीक है, रिस्पेक्ट देने आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। क्या कह रहे थे वो, क्या कहते हैं कि जो उद्घाटन समारोह था, जो इनाग्रेशन फंक्शन हुआ था, उसमें दक्षिण अफ्रीका की जो लैंड थी उस पर द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी कि जो वहाँ की सॉइल थी, उसकी जो भूमि थी, वहाँ यहाँ पे सॉइल से मतलब मिट्टी से नहीं, वहाँ की भूमि से है वैसे तो। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि वहाँ की जो मिट्टी थी वहाँ पर इस तरीके से इंटरनेशनल लीडर्स, ठीक है, उनका आना, मतलब बहुत ज़्यादा की संख्या में आए थे वो लोग, वो ये कहना चाहते हैं एग्जैक्टली कि द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। ऐसा मतलब पहले कभी नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, ये पहली बार हो रहा था, ठीक है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सेरेमनी कहाँ हुई, बहुत सुंदर से एम्फी थिएटर में, वहाँ पर जो किसके द्वारा बनाई गई थी, यूनियन सॉरी एम्फी थिएटर में हुई, जो कहाँ बनी थी। एम्फी थिएटर मैंने आपको बताया था अभी, कोई ओपन सा प्लेस होता है बड़ा सा जहाँ पर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो प्रिटोरिया के यूनियन भवन था, जो वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग थी, उसके खुले रंगमंडल में, ये रंगमंडल यानी कि वही एम्फी थिएटर आपका, ठीक है, वहाँ पर ही इसका फंक्शन हुआ। दशकों से यहाँ फॉर डिकेड्स, दशकों से यहाँ 1 सेकेंड, for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, decades समझते हो, 10 years, ठीक है। तो वो कह रहे कि डिकेड्स से क्या हुआ था यहाँ पर, दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, सॉरी, दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। क्या था वहाँ पर, दशकों से क्या चल रहा था, सिर्फ वाइट लोग वहाँ पर, उनकी सुपरमेसी थी, उन्हीं लोगों का आधिपत्य था वहाँ पर, उन्हीं लोगों का शासन था। अब यहाँ पर क्या हो गया था, डिफरेंट कलर्स और किसकी गैदरिंग हो गई थी, रेनबो की। रेनबो गैदरिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट, यानी कि वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो सिर्फ वाइट रूल कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो गया था, रेनबो गैदरिंग हो गई थी ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और क्या हुआ था, जो डिफरेंट नेशंस थे, अलग अलग विभिन्न राष्ट्र थे, दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक कहें या लोकतांत्रिक कहें गैर जातीय सरकार, यानी कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना पर इकट्ठे हुए थे, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Jinani on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in the second deputy president. डिप्टी प्रेसिडेंट क्या कहते हैं वो, नेल्सन मंडेला वो जो लवली डे था, वो जो लवली ऑटम डे था, वो ऑटम यानी कि जो पतझड़ का दिन था, वो बताते हैं आई वॉज कंपनीड बाय माई डॉटर जिनानी, कि मेरे साथ में कौन थी, मेरी पुत्री यानी कि मेरी डॉटर जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क, और पोडियम पर यानी कि मंच पर कौन थे, मिस्टर डी क्लर्क थे। वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जिन्हें क्या हुआ था, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है।
देन उसके बाद here you can see a pic of a smiley Nelson Mandela. उसके बाद क्या हुआ, then Thabo Mbeki was sworn in as his first deputy president. वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे एंड उसके बाद जो थबो म्बेकी थे उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, थबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब जब ये मेरी बारी थी, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। क्या कहते हैं वो कि जब मेरी बारी आई तो मैं संविधान का पालन करने और अपने गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी वो प्रतिज्ञा ली। ठीक है, कि मैं सबकी भलाई करूँगा, संविधान का पालन करूँगा। ठीक है, अब टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, वहाँ पे जो गेस्ट थे और जो दुनिया मुझे देख रही थी, उस विश्व से मैंने कहा, उस दुनिया से मैंने कहा, I said, today all of us do by our presence here. आज हम सब यहाँ हमारी प्रेजेंस से, हमारी उपस्थिति से confer glory and hope into newborn liberty, एक नई स्वतंत्रता को, एक नई लिबर्टी को, नई जो नया जन्म लिया है लिबर्टी ने, स्वतंत्रता ने, उसको एक आशा देते हैं। ओके, सॉरी, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। मतलब हम एक आशा देते हैं कि एक साधारण कोई एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन, तो वो कहते हैं कि जो कोई एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे तक चला, उसके अनुभवों से एक समाज उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कन्फर द ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, यानी कि जो ये अनुभव है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर का, यानी कि असाधारण मानवीय विनाश का। ठीक है, जो काफ़ी लंबे से चला आ रहा था। ठीक है, ऐसे समाज का that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और वो सबका उनकी समाप्ति हुई। ठीक है, उनका खात्मा हुआ, जिस पर क्या होना चाहिए, पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। क्या कहते हैं मंडेला यहाँ पर, we who were outlaws not so long ago, सॉरी, आज हम सब ऑल ऑफ अस यहाँ अपनी प्रेजेंस से, बाय आवर प्रेजेंस है, यहाँ अपनी प्रेजेंस से, उपस्थिति से इस नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं। कन्फर द ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हाँ यहाँ थे ना, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। वो कह रहा है कि जो हम जिन्हें आउटलॉज यानी कि जिसे बहिष्कृत कर दिया गया था, आज अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्र की को होस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो विश्व के राष्ट्र वहाँ पे आए हैं उनको हम होस्ट कर रहे हैं, और हमें ये होस्ट करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिली है।
ठीक है, प्रिविलेज मिला है, ठीक है, रेयर प्रिविलेज यानी कि एक दुर्लभ सौभाग्य है ये हमारा। हम अपने नेक्स्ट कहता है वो आगे, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, a peace for human dignity. तो कहते हैं वो कहते हैं कि किस तरीके से वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम जो है इन अपने इंटरनेशनल गेस्ट को धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ साथ न्याय की विजय, विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव के सम्मान के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इन एमेंसिपेशन, we pledge ourselves to liberate our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, other discrimination. वो कहते हैं कि हमें we have at last, अंततः हमें हमने क्या किया है, अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि जो हमारी राजनीतिक मुक्ति है वो मिल गई है हमें। वी प्लेस, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्स, खुद से, टू लिबरेट आवर पीपल, कि हम अपने लोगों को आज़ाद रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, किन चीज़ों से आज़ाद रखेंगे, गरीबी से, डिप्रीविएशन, कष्ट से, सफरिंग, कष्ट से, जेंडर, लैंगिक भेदभाव से, अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अलग अलग भेदभाव होते हैं उन सभी से उनको हम दूर रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे। ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि नेल्सन मंडेला यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के बाद इस तरीके के प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं अब हम, नेवर नेवर वेट, never never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नहीं नहीं और कभी नहीं, मतलब शैल इट बी दैट इज ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो सुंदर भूमि है, इस पर कभी भी अब ऐसा आगे कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न किया जाए। ठीक है, या एक के द्वारा दूसरे को सफ़र करना पड़े। ठीक है, तो मतलब वो ये कहते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा इस सुंदर भूमि पर, इस ब्यूटीफुल लैंड पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब कहते हैं वो कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब कि ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका जो सन है वो कभी भी सेट नहीं होगा, यानी कि अस्त नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं। ठीक है, ये जो गौरवशाली उपलब्धि मिली थी, जो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट थी, इसका कभी भी जो सूरज है वो डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान का जो आशीर्वाद है वो अफ्रीका पर बना रहे। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है जो आपको खुद करना है। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और अगर जब हमें चैप्टर समझ में आ जाता है फिर हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स खुद से करने की कोशिश करते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। तो पहले आपको बताना है कि जो सेरेमनी हुई वो कहाँ पर हुई, देन आपको बताना है कि क्या आप बता सकते हो पब्लिक बिल्डिंग, कोई ऐसी पब्लिक बिल्डिंग, कोई सार्वजनिक इमारत जहाँ पर जो किससे बनी हो, सैंडस्टोन से बनी हो। ठीक है,
कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? कि जो 10 मई था वो किस तरीके से ऑटम डे था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये दो आपको एक्सप्लेन करने हैं। और ये आप देखते हो आपके बुक्स में साइड में की वर्ड्स होते हैं, इमेंसिपेशन, डेप्रिविएशन, डिस्क्रिमिनेशन। वैसे तो मैं साथ साथ बताती चलती हूँ, बट फिर भी आप इन्हें पढ़ा कीजिए, जिससे कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं, आप इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, एंड नथिंग एल्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। At the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this? स्पीच की स्टार्टिंग में मेंशन किया मंडेला ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ठीक है, मानव आपदा के बारे में। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उसका उनका क्या मतलब था इससे? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और लास्ट में उन्होंने कहा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, इसका क्या मतलब था? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? और जो मंडेला थे उन्होंने इंटरनेशनल लीडर को मतलब क्या थैंक किया? नेक्स्ट है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? और साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने क्या आइडियल सेट किए थे वो बताने हैं, ठीक है। तो आई होप आप इतना कर पाएंगे बेटर, और मैंने आपको इन क्वेश्चंस के मीनिंग समझा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ पल बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखें उठाई, पलकें उठाई, इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carriers roared in perfect formation over the Union building. अब पता है क्या हो रहा था? कुछ पलों के बाद वो बताते हैं कि हमारी आंखें उठी ऊपर, ठीक है, इन ऑ मतलब कि एक विस्मय से उठी हम कहेंगे। क्या हो रहा था? उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो साउथ अफ्रीका का जेट हेलीकॉप्टर मतलब दिखाई दिया उनको वहाँ पर, और जो जेट हेलीकॉप्टर था एंड ट्रूप कैरियर्स थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, जो रोर कर रहे थे, यानी कि कह लो दहाड़ रहे थे, आवाज़ कर रहे थे उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन इन मिलिट्री फोर्स, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मतलब कोई सेना का या फिर कोई मतलब पिन पॉइंट प्रिसिशन यानी कि कोई नियमनिष्ठ प्रदर्शन नहीं था, ठीक है। अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन मिलिट्री फोर्स, कोई मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था सिर्फ, बट लेकिन क्या था वो किस टाइप का वो प्रदर्शन था? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि जो सेना है यानी कि जो मिलिट्री फोर्स है उनकी वफादारी किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार की तरफ के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता से और पूरी न्याय से वफादारी से मतलब चुनी गई थी, सही रूप से चुनी गई थी, फेयरली चुनी गई थी और फ्रीली चुनी गई थी, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, मतलब इस कुछ मोमेंट के पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक्ड with ribbons and medals from days gone by saluted me and placed their loyalty. तो उस कुछ मोमेंट के पहले क्या हुआ था? वो अफ्रीकन जो डिफेंस फोर्स थी एंड पुलिस थी, वो क्या कर रहे थे? वो हायर जो जनरल्स थे, हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, उन वहाँ के द हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के, वेट टेक्निकल प्रॉब्लम, यस, इज दैट क्लियर नाउ? यस, ओके। हाँ, तो हम कहाँ थे? Only moments before, the highest general of South African Defence Force
एंड पुलिस मतलब डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, दे आर चेस्ट बेडेड विद रिबन, उनके चेस्ट पर वो रिबन्स थे, मतलब उन पीते दिनों के रिबन्स थे। एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन, मतलब जो दिन बीत चुके थे उनके मेडल्स थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेस, प्रतिज्ञा की, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. अब देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं वो यहाँ पर कि मैं मतलब उन चीज़ों से अनजान नहीं था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं उन चीज़ों से अनजान नहीं था कि कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स, मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ वर्ष पहले उन्होंने क्या किया था, उन्हें सैल्यूट ना करके उन्हें अरेस्ट किया था। ठीक है, would have would not have saluted but arrested me। वही लोग जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था वही क्या कर रहे थे, आज उन्हें सलामी दे रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे और वफादारी की शपथ ले रहे थे, यानी कि लॉयल्टी के लिए प्लेज कर रहे थे। ओके, फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of a new South African flag। एंड में क्या हुआ, इम्पाला जेट विमान यानी कि इम्पाला जेट जो थे वो उन्होंने साउथ अफ्रीका में नए मतलब फ्लैग्स, न्यू फ्लैग्स जिनके कलर थे रेड, ग्रीन, गोल्डन, उनको मतलब वी के शेप में छोड़ा। ठीक है, मतलब वहाँ पर स्मोक किया थोड़ा सा जेट्स ने कलर में। ठीक है, शेवरन यानी कि वी का शेप बनाना। शेवरन यहाँ पे साइड में देखेंगे आप, लिखा हुआ है, क्लियर हो जाएगा आपको। शेवरन अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी के शेप में, मतलब उन्होंने स्मोक किया वहाँ पर और अफ्रीकन फ्लैग के रूप में। आगे बढ़ेंगे। The day was symbolized for me by the playing of a true national anthem and the vision of whites singing the Kosi Siklel Africa and blacks singing Daistim, the old anthem of Republic। देखेंगे आगे हम, वो कहते हैं कि वो दिन जो था मेरे लिए सिंबलाइज था, मेरे लिए मतलब प्रतीक था। और उस दिन हमारे दो नेशनल एंथम, प्लेइंग आर टू नेशनल एंथम बज रहे थे। एंड द डिविज़न एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट्स थे, जो वाइट पीपल थे, वो क्या गा रहे थे, न्यू एंथम गा रहे थे, नकोसी सिकलेल वटेवर, वो उनका कुछ एंथम था। और ब्लैक अपना अलग गा रहे थे, डाइस्टम जिसको बोला गया है। ठीक है, जो ओल्ड एंथम था। ठीक है, न्यू जो वाइट थे वो न्यू एंथम गा रहे थे और जो ब्लैक थे वो ओल्ड वाला एंथम गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by heart। इनफैक्ट क्या था वहाँ पर, ऑल्दो इन, यद्यपि हम कहें तो क्या था उस दिन, उनमें से किसी को भी मतलब उन सॉन्ग्स के, उन एंथम्स के वर्ड्स नहीं पता थे, और जिनसे वो कभी डिस्पाइज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उनसे ओपिनियन नहीं रखते थे, वो उनको बाय हर्ट याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब उस दिन उनको उनके वर्ड्स नहीं पता थे, बस उन्होंने वो बाय हर्ट सीख लिया था। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उस उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land।
वो कहते हैं मंडेला कि किस तरीके से वहाँ पर उस दिन उन्होंने ये देखा, मतलब वो जो इनाग्रेशन वाला दिन था, वो कहते हैं ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। वो उस इतिहास की उस अनुभूति से अभिभूत हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। उस 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बेयर, कुछ वर्षों के बाद ये बिटर एंग्लो बेयर जिसे हम कहेंगे वॉर, ये युद्ध था जो एंग्लो बेयर के और बोअर के बीच में था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, उनके खुद के जन्म से पहले द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, वहाँ साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपने डिफरेंसेस पैस्ड अप किए थे एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। खुद की धरती पर, खुद की ज़मीन पर उन्होंने वो बताते हैं कि किस तरीके से उस युद्ध के कुछ वर्षों के पश्चात, और कहते हैं मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के वो वाइट स्किन लोगों ने क्या किया था, आपस में समझौता किया था कि अपने देश के जो ब्लैक स्किन पीपल हैं उनको, मतलब उनका दमन किया जाए। इस तरीके की उन्होंने प्रथा आरंभ की थी, ठीक है। इस तरीके का मतलब उनका डोमिनेशन किया जाए, उनको डोमिनेट किया जाए उनकी खुद की ज़मीन पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as man, that system had been, पूरा सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, अभी हम क्लियर करेंगे आगे इसको। चलिए तब तक इतना समझ लेते हैं। तो जो उन्होंने स्ट्रक्चर मतलब प्लान किया था, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था वो कैसा था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्शेस्ट, बहुत मतलब हार्श हम कहें तो सख्त, जो बहुत हार्श है, बहुत सख्त है, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय था, ठीक है। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो समाज में जाना जाता था उन सबसे बहुत ज़्यादा अमानवीय था, हार्शेस्ट था। ना इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, यानी कि लास्ट दशक में, अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और खुद का मेरा 8वां दशक एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, ओवरटर्न हो चुका है, कह सकते हैं अगर हम कहें तो इसका मतलब कि मतलब पूरी तरह से उखड़ चुका था। एंड रिप्लेस बाय वन दैट overturned forever and replaced by one that recognized the rights of freedom of all peoples regardless of the color of their skin। वो बताते हैं कि किस तरीके से वो सिस्टम उखड़ चुका है और इसके प्लेस पर इसको किसने रिप्लेस कर लिया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रंगभेद के बिना, जो अपार्थीड के बिना सभी लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर आ गया था। रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, उन अधिकारों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जिसमें मतलब ये मैटर नहीं करता कि उसने पर्सन की स्किन का कलर कैसा है, उन चीज़ों को देखे बिना, ध्यान दिए बिना। अब चीज़ें चेंज हो गई थी, वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब जो था वो सब कुछ चेंज हो चुका था, काफ़ी कुछ और रिप्लेस कर चुका था उसे, ठीक है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. Wait. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वो क्या कहते हैं कि वो दिन बहुत जो मेरे लोग थे अनइमेजिनेबल, जिन्हें मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं उनके सेक्रीफाइसेस को, वो थाउजेंड ऑफ माई पीपल, वो मेरे हज़ारों लोगों के सेक्रीफाइस से आया था, उनके बलिदान से आया था। पीपल हु सफरिंग इन करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। वो क्या कहते हैं कि उन लोगों का जो मतलब
कष्ट था उन्होंने जो सहा, वो जो उनका करेज था, जो उन्होंने साहस था, उसको ना तो गिना जा सकता है और ना ही चुकाया जा सकता है, रीपे किया जा सकता है। ठीक है। आई फील्ड दैट डे, मैंने उस दिन अनुभव किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि जैसे कि पहले भी कई बार हुआ था कि मैं उन पैट्रियट्स, उन देशभक्तों का जोड़ हूँ, उनका सम हूँ जो मुझसे पहले हुए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। अब वो मतलब लंबी और आइडियल लाइन जो थी समाप्त होकर फिर से मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर sacrifices had wrought। वो कहते हैं कि आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया और ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का क्या प्रभाव है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने बलिदान दे दिया अपना, जिन्होंने सेक्रीफाइस दे दिया, वो अब इस दुनिया में तो थे नहीं। तो वो ये जो कह रहे हैं कि किस तरीके से उनके बलिदान ने वर्क किया, उनके बलिदान का क्या अंत हुआ, उनके बलिदान का क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट आया, वो लोग ये नहीं देख पाए और मैं उन्हें थैंक भी नहीं बोल पाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो कहते हैं कि ये जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, इसने क्या क्रिएट किया, एक डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड पीपल। इसने मेरे देश और मेरे लोगों को कभी ना खत्म होने वाला गहरा घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सबको बहुत सारे वर्षों तक, इफ़ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, मतलब कई पीढ़ियाँ, हम सबको उस गहरे घाव से उभरने के लिए कई पीढ़ियाँ ही नहीं, बहुत वर्ष बिताने होंगे। ठीक है, नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हार्ट, स्पेंड मैनी ईयर्स, मतलब सिर्फ जनरेशन ही नहीं, बहुत सारे ईयर्स बिताने होंगे उस हार्ट से, उस घाव को भरने के लिए, उन जख्मों को भरने के लिए जो हमें मिले थे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos and the Walter Sissuls, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukus of our time, man of such extraordinary। तो वो कहते हैं कि वो जो डिकेड्स, इतने डिकेड्स से जो उनका उत्पीड़न, उनकी इन्होंने क्या कहता है, मतलब अलग सा इफ़ेक्ट पैदा कर दिया था, अनटेंटेड इफेक्ट। डिकेड्स के बाद इतना सारा ये जो ब्रूटलिटी होता था जो भी, तो इन सब से क्या होता है, एक अनटेंटेड इफेक्ट आ गया था, एक अनचाहा सा, एक अनिश्चित सा एक इफेक्ट पैदा हो गया था। एंड दैट वाज दैट इट रिप्रोड्यूस द ऑलिवर टॉम्बोज। और वे है इसके कौन थे, ऑलिवर टॉम्बोज, वाल्टर सिशल्स, चीफ लुथलिस, यूसुफ डैरूज, ब्राउन फिशर एंड रॉबर्ट रॉबुक्स, कि इनके ये सब क्या थे, हमारे समय के असाधारण साहसी, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। आगे हम पढ़ेंगे, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये इनकी पिक्चर्स भी दी हुई, मैं भी आपको दिखाऊंगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। वो असाधारण साहसी, ज्ञानी, उदार व्यक्ति कह सकते हैं हम इनको, उनकी जैसा शायद ही कोई हो। मतलब वो उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इन लोगों को। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। Here you can see pictures, Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबकवू। ठीक है, तो ये वो लेजेंड्स थे, जिनको वो कह रहे थे मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनके जैसा शायद ही कोई हो दुनिया में, अप्रिशिएट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे।
courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. वो कहते हैं कि शायद इतने मतलब इतने हाइट्स ऑफ करेक्टर यानी इतने उच्च चरित्र के निर्माण के लिए बहुत गहन उत्पीड़न की आवश्यकता होती है. डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस, बहुत गहन उत्पीड़न की आवश्यकता होती है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth, its people, finer and truer than the purest diamonds. What a good thing he said. बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि जो मेरा देश है, जो मेरी कंट्री है, रिच इन मिनरल्स, मतलब अमीर है या कह लें संपन्न है हीरों से, खनिज से यानी जेम्स से, मिनरल से. लाई beneath its soil, जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन, पर वो कहते हैं कि मैं हमेशा जानता हूँ कि इस भूमि में यानी कि इस लैंड पर ये जो धरती है या फिर इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इट्स पीपल, इसके लोग. फाइनर एंड ट्रूअर दैन इट्स प्योरेस्ट डायमंड, जो इन हीरो से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे शुद्ध हैं. ठीक है. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. वो कहते हैं कि इन्हीं साथियों से, इन्हीं संगियों से मैंने संघर्ष और साहस सीखा, साहस का अर्थ सीखा. ठीक है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. समय समय पर मैंने महिलाओं और पुरुषों को एक विचार के लिए खतरा उठाते हुए देखा, जीवन देते हुए देखा. ठीक है. I have seen man stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कहते हैं कि मैंने देखा है कि किस तरीके से ह्यूमन को मतलब आक्रमण का सामना करते और बिना झुके उन अत्याचारों का सामना करते और सब प्रकार की मुसीबतों से जूझकर उनसे उबरने का साहस दिखाते हैं. वो क्या है, मतलब इमेजिनेशन है, डिफीज द इमेजिनेशन, यानी कि वो उस तरीके की कल्पना भी नहीं कर सकता कोई वो जो उन्होंने किया था. वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके करेज को, उनके साहस को. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट. क्या कहते हैं, मैंने सीखा, आई लर्न, मैंने सीखा कि जो साहस है वो डर को भगाना नहीं है. करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, या हम कहें कि जो साहस है वो डर का खात्मा नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पाना है, उसको जीतना है. साहस का मतलब ये नहीं है कि हमने डर को हटा दिया, डर को भगा दिया, या फिर डर से बच गए, या फिर हमें डर नहीं लग रहा तो वो साहस है. साहस वो है कि हमें डर भी लग रहा है फिर भी हम उसको फेस कर रहे हैं और उस पर अपनी विजय हासिल कर रहे हैं. ठीक है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. वो कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो डर पर विजय पाता है. मतलब जो डरा ही नहीं उसको तो वो तो फिर वैसे ही उसको तो कोई जीतने की ज़रूरत ही नहीं. मतलब वो तो जब डरा ही नहीं तो फिर वहाँ तो सिचुएशन ही नहीं बनी ना डरने की. और जब तो वो कहते हैं कि तो वो साहसी है, इस बात को कैसे वो प्रूव कर पाएगा जब वो डरा ही नहीं, तो कोई उसके सामने कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं. तो प्रॉब्लमेटिक कब तब होगा जब वो डरेगा, जब वो डरा और डर कर भी उसने जीत हासिल की, डर कर भी वो आगे बढ़ा, डर कर भी उसने उस चीज़ को वहाँ से उस पर ट्रियम्फ ओवर इट यानी कि उसके ऊपर हमें उसने विजय पाने की कोशिश की, तो वो ब्रेव मैन है. ठीक है. दैट्स अ गुड थिंग. नेल्सन मंडेला सेड, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. कोई भी नहीं जन्मा है इस चीज़ के लिए कि वो किसी को हेट करे, किसी को घृणा करे किसी से, और सिर्फ किस लिए उसके कलर, स्किन के कलर की वजह से. ठीक है. और इस बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड की वजह से, और हिज रिलीजन या उसके धर्म की वजह से. पीपल मस्ट लर्न टू हेट
and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. वो कहते हैं कि लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, और यदि वो हेट करना सीख सकें तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, लव करना सिखाया जाता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में क्या करता है, उसके ऑपोजिट यानी उसके विरोध की अपेक्षा प्राकृतिक तरीके से आता है, नेचुरली आता है, कम्स मोर नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से आता है, ठीक है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पोस्ट टू लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. वो बताते हैं कि एक बार जेल में जब वो थे, वो उनका जो कठिन समय था उसमें उन्होंने देखा था कि जब वो बताते हैं कि जब मुझे और मेरे साथियों के, उनके कॉमरेड्स को दर्द सहने के मतलब लास्ट स्टेज पर पहुंचा दिया गया था, उनकी लिमिट्स मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी थी अब, तो फिर उनमें से जो गार्ड्स था उसमें उन्हें एक ह्यूमैनिटी दिखाई दी उस गार्ड के अंदर, शायद थोड़े ही टाइम के लिए थी, परहैप जस्ट फॉर अ सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, बट वो आगे बढ़ने के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी. man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो कहते हैं मनुष्य की अच्छाई क्या है, एक फ्लेम है, एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता. वो कहते हैं कि कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, छुपाया जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता. ठीक है, फिर ये आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक्स हैं, इन्हें आप करने की कोशिश करेंगे. देखिए समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको. व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स क्या करते थे, वो हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, किस तरीके से उनका एटीट्यूड चेंज हुआ और क्यों. वाई वर 2 नेशनल एंथम संग, 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए. हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड, फाइनल डिकेड एंड 20th सेंचुरी. जो मंडेला है वो किस तरीके से गवर्नमेंट के सिस्टम, उनकी कंट्री के गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में बताते हैं. फर्स्ट डिकेड में कैसा था, फाइनल डिकेड में कैसा था और 20th सेंचुरी में कैसा था. व्हाट डज करेज मैन टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग मंडेला का क्या मतलब था करेज से, साहस क्या होता है, साहस किसे कहते हैं, साहस क्या है. तो अकॉर्डिंग टू मंडेला बताना है कि वो क्या था. व्हाट विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, विच डज ही थिंक, वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, नेचुरल है जो लव और हेट के लिए, वो मंडेला के अकॉर्डिंग ये भी आपको डिस्क्राइब करना है. आगे बढ़ेंगे हम टाइम वेस्ट ना करते हुए. In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो मंडेला यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वो 2 तरीके से ऑब्लिगेड होता है, यानी कि 2 तरीके से बाध्य होता है कहीं ना कहीं. एक अपनी फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता पत्नी और बच्चों के प्रति, ठीक है, और अपने लोगों के प्रति, अपने पीपल्स के प्रति, अपनी कम्युनिटी यानी अपने समुदाय, अपनी कंट्री के प्रति, अपने देश के प्रति, ठीक है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन, आगे बढ़ेंगे हम. इन ए सिविल एंड अ ह्यूमन, वो कहते हैं कि किस तरीके से वो इन ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. और वहाँ पर किस तरीके से वो बताते हैं कि उनकी मतलब किसी व्यक्ति के लिए वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अपने दायित्वों को पूरा कर पाना कैसा, कितना असंभव था. पहले तो वो जैसे कि हमने पिछली लाइन में पढ़ा कि वो कहते हैं कि अपने परिवार के प्रति, माता पिता के, पत्नी के, बच्चों के प्रति उनके दायित्व होते हैं, अपने लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति, देश के प्रति, ठीक है.
तो वो कहते हैं कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यवहार और क्षमता के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करता है, ठीक है, बट अपनी इंक्लिनेशन और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कंप्लीट करता है, उनको फुलफिल करता है उन ऑब्लिगेशंस को. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन बाय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस. एक ऐसा व्यक्ति जो जन्म से, रंग से अलग है, वो बताते हैं कि मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दायित्वों को पूरा करना असंभव था. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति अपने कलर की वजह जो इस तरीके के मतलब ब्लैक कलर्ड था, यानी कि अश्वेत जो होते थे, वो कोशिश अगर करते थे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी एक ह्यूमन की तरह जिएं, तो उन्हें क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था, यानी कि अलग कर दिया जाता था और दंडित किया जाता था, ठीक है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. अगर दक्षिण अफ्रीका में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश भी करता था, अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश भी करता था, तो उसे घर और परिवार से क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था और उसे मतलब विद्रोही साबित कर दिया जाता था. A twilight exchange of secrecy and rebellion. I didn't in the beginning choose to place my people above my family, but in the attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो मैंने भी अपने लोगों को परिवार से ऊपर नहीं माना, पर फिर वो उस तरीके से अपने पीपल्स के लिए वो सर्व करते करते, सेवा करते करते मैंने भी पाया कि मैं एक पुत्र, एक बेटा, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्वों से अलग हो रहा हूँ, ठीक है. प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग मतलब मैं बच रहा हूँ उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, तो वो वही कहते हैं कि मतलब मैं उससे अलग हो रहा हूँ. I was not born with hunger to be free. अब वो कहते हैं कि I was not born with a hunger to be free. मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था. I was born free in every way that I could know. कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र जन्मा था. Free to run in the field near my mother's hut. मैं अपनी मदर की झोपड़ी के बाहर फ्रीली, स्वतंत्र पूर्वक दौड़ने के लिए, खेतों में दौड़ने के लिए. फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज. जो मेरे गांव में वो नदी बहती थी, वो जो धारा बहती थी, मैं उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था. फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स. तारों के नीचे रात में वो रोस्ट मीलीज, वो मिलीज एक टाइप का मतलब उनका फूड था, वो उसको रोस्ट करने के लिए बोल रहा है कि उसको मैं भूनने के लिए, अंडर द स्टार्स, उन तारों की नीचे. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. अब वो कहता है कि वो धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करने के लिए फ्री था मैं. एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर एंड अबैडेड बाई द कस्टम ऑफ ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और उस मतलब ट्राइब्स, वो जो कबीले थे, उनकी प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि मुझे उन मनुष्यों के और भगवान के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई. आगे बढ़ते हैं. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये मुझे तब पता चला. It was only when, ये तब हुआ, when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, कि जो मेरा मतलब बॉयहुड है, जो मेरा ये लड़कपन है, ये जो लड़कपन वाली आज़ादी है, ये क्या है, एक सिर्फ भ्रम है, मेरा इल्यूजन है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और मतलब
मैंने एक यंग मैन की तरह ये समझा कि मैं केवल अपने लिए समझा कि मेरी अपनी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा चुकी है. दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट. तब मुझे इसकी भूख लगी. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, शुरुआत में एज अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी की तरह, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. मुझे फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ मेरे लिए. द transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please to and go where I chose. वो किस तरह की स्वतंत्रता चाहते थे जब वो स्टूडेंट थे कि रात को बाहर रहने की जो चाहूँ पढ़ने की, जहाँ चाहूँ पढ़ने की, और जहाँ चाहूँ स्टेबल एक मतलब इस टाइप की वो स्वतंत्रता चाहते थे जो स्टे आउट नाइट, रीड एंड वेयर आई प्लीज़ एंड गो वेयर आई चूज़. जहाँ भी वो जाएं वहाँ जा सकें, इस तरह की स्वतंत्रता चाहते थे वो. लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई यर्न फॉर द basic and honorable freedom for achieving my potential, of airing my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो कहते हैं कि बाद में जॉन्सबर्ग में मैंने कोशिश की अपने आप को उस वो बेसिक से जो सम्मानित स्वतंत्रता मिल रही थी, ऑनरेबल फ्रीडम थी आजीविका कमाने की, ठीक है, यानी कि अर्निंग ऑफ माई कीप, विवाह करने की, शादी करने की, मैरिंग, परिवार पाने की, और अपने जीवन में उनके लाइफ में मतलब कि कोई भी बाधा ना आए. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. ठीक है, तो ये उनकी जो चाहते थी, जो वो जिस टाइप की वो स्वतंत्रता चाहते थे. आगे पढ़ेंगे हम. बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just a freedom that was curtailed, but a freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल. वो कहते हैं कि जैसे जैसे मतलब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे. मैंने देखा कि केवल मेरा ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक स्वतंत्रता कैसी थी, बहुत कम थी, बहुत संक्षिप्त थी. तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा. मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई, इस इच्छा से कि मेरे लोग अपने जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जिएंगे. ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम फॉर माई पीपल. ठीक है, तो वो सिर्फ अब वो उन्होंने समझा था कि ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, ये सभी की बात है. तो आगे वो कहते हैं, इट वॉज अ डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ द माई पीपल हु लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ये इस इच्छा से कि मेरे लोग अपना जीवन जो है कैसे जिएंगे, स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से जिएंगे. ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. इसने क्या किया, एक डरपोक व्यक्ति को एक साहसी बना दिया. ठीक है, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. जो कानून पर चलने वाले को मतलब अपराधी बना दिया था. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर बना दिया था, विदाउट होम वाला पर्सन बन गया था वो. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. जो एक जीवन को, जिंदगी को पसंद करने वाला लाइफ लविंग पर्सन था, उसको एक मॉन्क बना दिया, एक साधु बना दिया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. वो कहते हैं कि मैं एक सिंपल पर्सन, आई एम नॉट मोर वर्चुअस फॉर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन नेक्स्ट मैन.
मतलब वो ये कहते हैं कि इस तरीके से अगर मुझे पता है कि मेरे लोग अपने लोग, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, तो मैं उस तरीके की आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड। अगर उन्हें अलाउ भी कर दिया जाता है उन छोटी छोटी फ्रीडम्स के लिए, ठीक है, तो भी वो उन चीज़ों से मतलब हैप्पी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब उन्हें ये पता है कि उनके पीपल्स भी फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो वो उन स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं उठा पाएंगे, उनको उन फ्रीडम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो फ्रीडम है वो इंडिविजिबल है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। वो कहते हैं कि वो जो चेन्स हैं, वो चेन्स का मतलब है इन बंधनों से है जो उन पर लगाए गए थे, जिस तरीके की बाउंडेशन हुआ करती थी, वो चेन्स यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करे। चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरी किसी भी व्यक्ति पर वो चेन, वो बंधन। वर द चेन ऑन ऑल ऑफ दैम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑफ मी। मतलब वो कहते हैं कि मेरे लोगों पर अगर बंधन होगा तो मुझ पर भी मुझे बंधन था। वो मतलब जो मेरे लोगों पर बंधन था वो बेशक अगर मुझ पर नहीं भी होता तो भी वो मुझ पर ही बंधन लगता मुझे, कि वो चेन्स मुझ पर हैं। I knew that oppression must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner or hater. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वो धर्म और मतलब कि वो I knew that the oppression must be liberated just as surely as oppressed. वो मतलब उसको जैसा मतलब वो कहते हैं कि ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, जैसा उसके साथ उत्पीड़न होता है वो उसके साथ वैसा करना सीख जाता है। मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर और हेटर। वो कहते हैं कि man who takes another man's freedom is a prisoner or hater. He is locked behind the bars of prejudice or his narrow-mindedness. वो कहते हैं कि I knew that the oppression must be liberated just as surely as oppressed. वो मैं जानता था कि जो oppressed है यानी कि जो अत्याचारी है या जो उत्पीड़क है उसको भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। उस उत्पीड़क की तरह उस पीड़ित को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीनता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है, उससे घृणा की जानी चाहिए। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, उसे मतलब जो उसकी नैरो माइंडनेस है उसकी उसमें मतलब कैद है वो अपनी नैरो माइंडनेस में। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच फ्री नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, और अगर मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ, जिससे मेरी स्वतंत्रता छीन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो वो कहता है कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही उसकी मानवता, ह्यूमैनिटी छिन गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा चैप्टर में। नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट्स ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशन, कौन से इन्होंने ट्विन ऑब्लिगेशंस की बात की है। व्हाट डिड बीइंग free mean to Mandela as a boy, as a student? How does contrast this transitory freedom with the basic and honorable freedom? वो किस तरीके से उन बेसिक फ्रीडम और ऑनरेबल फ्रीडम की में उन्होंने बात बताई है कि वो किस तरीके से वो एज ए स्टूडेंट क्या सोचते थे फ्रीडम के बारे में, फिर उन्होंने क्या समझा फ्रीडम के बारे में, और किस तरीके से ये दो तरीके की फ्रीडम जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम थी उनको क्या मेंशन किया करते हैं, वो क्या बताते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करना है। डज मंडेला थिंक ऑपरेशन इज़ अ फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑपरेशर जो है वो फ्री होता है, जो उत्पीड़क है वो फ्री है, क्यों और क्यों नहीं? ठीक है,
फिर ये आपके टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल यू हैव टू डू। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। ओके, तो आपको समझ में आया अगर चैप्टर, आपको क्लियर हुई सारी चीज़ें। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनिंग स्टाइल, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and comment if you like. Thank you so much for watching. Keep supporting. Stay safe and keep watching. Thank you so much. Bye bye.